अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, इसलिए आरक्षण से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। आखिर तो जब तो भाई भाई में बंटवारा क्यों सरकार कर रही है? करने से क्या होगा कि बहुत सारे दलितों का जो पद निकलता है विभिन्न एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उसमें कैंडिडेट पूरा नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि उसको फिर डी रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब है कि आरक्षण लगभग खत्म करने का जो है प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो विद्वानों के अनुसार सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक अच्छा औजार है और एक बढ़िया पॉलिसी है जिसे रिजर्वेशन यानी आरक्षण कहा जाता है। वहीं ये एक ज्वलंत मुद्दा भी देश में है, क्योंकि कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं। राजनीतिक दल तो इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। उसके लिए तो बस यह रोटी सेकने का एक माध्यम बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पॉलिसी की, जिसका नाम रिजर्वेशन है, इसकी व्याख्या करता आया है। अभी हाल ही में हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर एक पीठ गठित की। संवैधानिक 7 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें 6-1 की बहुमत से एक फैसला लिया गया। क्या है ये फैसला? क्या बदलाव होगा SC/ST कोटा में? क्या परिवर्तन आएगा? क्या इसमें जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी और OBC वालों को पर भी प्रभाव पड़ेगा? आज हम डिटेल में इसकी पड़ताल करने वाले हैं और आपको एक एक जानकारी संबंधित दी जाएगी। बस करना यह है कि आपको लास्ट तक इस वीडियो से जुड़ा रहना है। यकीन मानिए, आपके मन में जो कुछ भी सवाल हैं, उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। तो साथियों, आज मुद्दा विशेष लेकर आया हूं मैं ब्रजेश परमार और आप देख रहे हैं DBM न्यूज की खास पेशकश मुद्दा। तो साथियों, जब भी आपको किसी मुद्दे को समझना हो, पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर ये विषय पैदा कहां से हुआ। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम पूरे इतिहास को खंगाल कर देखें। तो जानते हैं कि आरक्षण का इतिहास क्या है। भारत में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नई नहीं है। पुराने समय में अल्पसंख्या वाली जाति समुदायों को बहुसंख्या जाति समुदाय के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई। जब हम हिंदू समाज के प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति की कुछ बातों को ध्यान से देखें, तो ये ग्रंथ ब्राह्मणों को सर्वे सर्वा मानकर उनके लिए सर्वोच्च स्थान आरक्षित करता है। मनुस्मृति के ग्रंथ के अध्याय 8 श्लोक 9, 16 और 20 के हिसाब से हम देखें तो पढ़ना लिखना, यज्ञ करना, दक्षिणा देना, संस्कृति विद्या का अध्ययन करना, पूजा करना ब्राह्मण के लिए आरक्षित था। वहीं प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना जैसे कार्यों को क्षत्रियों को सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर वैश्यों के हाथ में व्यापार दिया गया। अब बचते हैं शूद्र, जिनका कार्य सिर्फ सेवा, दास्ता और गुलामी करना था। मनुस्मृति की जो सामाजिक संगठन की योजना, जो कि पिछले 3000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, इसका विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और विकास में गहरा प्रभाव पड़ा है। यदि आज के आधुनिक आरक्षण की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है 1882 के हंटर कमीशन के बनने के साथ। इस समय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने सभी जातियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन की मांग की थी। वहीं 1901 में कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई और इतिहासकारों का मानना यह भी है कि ये आरक्षण दलित वर्गों के कल्याण के लिए पहला सरकारी आदेश था। इसके बाद 1908 में अंग्रेजों द्वारा भी इसे प्रोत्साहन के तौर पर 1909, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम में आरक्षण के प्रावधान के रूप में देखा गया। साथ ही 1928 में बंबई सरकार ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए व उनके लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश के लिए नियो HV स्टोर की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया, जिसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करके इन सबको दलित, आदिवासी और पर्वतीय जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में बांटा। इनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सिफारिश भी की गई। वहीं 1935 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का प्रस्ताव भी पास किया था। बात आती है भारत की आजादी के बाद के आरक्षण की स्थिति क्या थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के पक्ष में
1980 के दशक के बाद ओबीसी के पक्ष में कुछ बड़ी पहल की गई। देश का सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया था और हैरानी की बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे पुराना ऐसा कार्यक्रम भी माना जाता है। 1954 में शिक्षा मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी के लिए 20% स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही जहां भी आवश्यक हो परिवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। और 1982 में यह निर्देश भी किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में रिक्तियों का 15% और 7.5% क्रमशः एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होना चाहिए। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को हमें मिलता है, जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई। आयोग के पास ओबीसी के लिए सटीक जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे और इसीलिए उसने 1931 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार समूह की जनसंख्या का अनुमान लगभग 52% लगाया गया। 1980 में आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेवाओं और सामाजिक क्षेत्र के निकायों के संबंध में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण कोटा लागू होना चाहिए। इसने उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान बदलाव की भी बात की। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 या आर्टिकल 29 के खंड 2 में ये बात कही गई है कि कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। वहीं संविधान के आर्टिकल 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष सावधानी के साथ लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। दूसरी ओर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इससे अधिक आरक्षण संविधान द्वारा गारंटीकृत समान पहुंच का उल्लंघन भी करता है। इस प्रकार इसने आरक्षण पर एक सीमा तय कर दी। हालांकि संविधान का हालिया संशोधन 50% से अधिक है और ऐसे राज्य कानून भी हैं जो इस 50% की सीमा को पार करते हैं। इसके उलट कई राज्यों ने तो 50% की सीमा को भी पार करा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में आरक्षण की बात करें तो 70% है, तमिलनाडु में 69%, मध्य प्रदेश में 63%। अब बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला लिया कि पूरे देश बंद जैसे आह्वान का ऐलान हो जाता है। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को दिए हैं, इसलिए आरक्षण से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। आखिर तो जब तो भाई भाई में बंटवारा क्यों सरकार कर रहा है? करने से क्या होगा कि बहुत सारे दलितों का जो पद निकलता है विभिन्न एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उसमें कैंडिडेट पूरा नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि उसको फिर डी रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब है कि आरक्षण लगभग खत्म करने का जो है प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी। ये प्रोटेस्ट है, ये छेड़छाड़ है। सीधा सीधा संविधान में जो हमें मूल अधिकार दिया गया है, संविधान में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल कतई कहीं मना नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर लेके सरकार आगे पिछले रास्ते से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर लेके, हाई कोर्ट के आर्डर लेके बार बार इस आरक्षण पर अटैक करवाती है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पूरा देश का समाज आज सड़कों पे है और इसीलिए भारत बंद हो रहा है। तो समझते हैं इस पूरे मामले को। पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था और इस कानून के सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में कहा गया कि सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन एससी को व 12% ओबीसी को दिया जाएगा। इसी कानून के सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 में कहा गया कि किसी एससी के लिए रिजर्व कुल सीटों में से 50% सीटों पर रिजर्वेशन बाल्मीकि और मजहबी सिखों को दिया जाएगा। इस कानून के सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 को असंवैधानिक बताते हुए देवेंद्र सिंह नाम के याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस कानून को चुनौती दी। 2010 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया।
अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी, जिन्होंने 6-1 के आधार पर माना कि एससी को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी, कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती और इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त यह होगी कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह होगी कि एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर बनाकर उसमें शामिल कुछ जातियों को रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि 1990 के मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूले को लागू किया गया था। अब आपके मन में आया होगा कि क्रीमी लेयर क्या है, तो आपको बता दें, क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका, यानी इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार के किसी लड़के लड़की को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात उसको गैर आरक्षित सीट से नौकरी या दाखिला लेना होगा। उसी तर्ज पर अब एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए राज्य को अधिकार दिया है। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर के फॉर्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा। इस फैसले से यह भी क्लियर होता है कि अब राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वह कोटे में कोटा जारी करने के लिए अनुसूचित जाति को क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर में बांटना चाहती है या नहीं। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में जस्टिस बीआर गवई को कोट करते हुए कहा है कि अगर कोई पिछड़ा आईएएस या आईपीएस बन जाता है तो समाज में उसका स्टेटस बढ़ने के बावजूद उसके बच्चों को रिजर्वेशन के पूरे फायदे मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरे कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं किया जा सकता, पूरी जाति को आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पंकज ने कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवार के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। भविष्य में एससी रिजर्वेशन का लाभ एक पीढ़ी को ही मिले, इसको लेकर सरकार को नीति बनानी चाहिए। हालांकि फैसले में शामिल इस हिस्से को लागू करना सरकार के लिए बहुत कठिन होगा। एक प्रश्न अब ये उठता है कि क्या आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए ही है या फिर एडमिशन और संसद में भी इसका असर होगा? तो आपको जानकारी दे दूं, शैक्षणिक व पिछड़ापन के आधार पर देश में आरक्षण दिए जाते रहे हैं। जजों ने अपने फैसले में यह भी कहा कि एससी समुदाय में पिछड़े हुए वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण देने से संविधान की समानता के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। क्रीमी लेयर के फॉर्मूले से आर्थिक स्थिति सुधरने का पता चलता है। ऐसे में क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों की नौकरियों के आरक्षण से वंचित किया जा सकता है, लेकिन संसद और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण में इस फैसले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको जानकारी दे दूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एडमिशन और संसद को लेकर इस फैसले में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर इसी बात को हम आसान भाषा में समझें, जैसे मान लेते हैं कुछ जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। अनुसूचित जाति क्या है या शेड्यूल कास्ट क्या है? एक्चुअली देश के राष्ट्रपति ऐसी जातियों को लेकर सूची तैयार करते हैं या लिस्ट तैयार करते हैं जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं या जिनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाया। ऐसा वह राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके बनाते हैं। आर्टिकल 341 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अब बात यह है कि मान लेते हैं एक जाति है, उस जाति में मान लो 100 लोग हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि उस 100 में से 30 ऐसे परिवार हैं जिनको आगे आने का मौका मिल गया है। आगे आने का मौका मिल गया मतलब वो समृद्ध हैं, उनके परिवार में 2-3 आईएएस या आईपीएस या अन्य कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके आधार पर उनका पिछड़ापन हट गया है।
लेकिन वो 70 लोग जिनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये कह रहा है कि वो जो लोग जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला अब उनको फायदा मिले। ये जो 30 लोग हैं जिनको फायदा मिल चुका है, इनके ही परिवार बार बार उनका फायदा न ले सके। तो यहाँ एक सवाल और उठता है कि क्या पहले भी कोटे में कोटे यानी रिजर्वेशन में रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई थी? अगर ऐसा हुआ है तो कब और उसका प्रभाव क्या हुआ है? तो आपको बता दें इससे पहले भी ऐसी कोशिश की गई है। पंजाब में 2006 में कानून लेकर आया गया था जिसमें शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% आरक्षण नौकरी में देने की बात की गई थी। वहीं 2010 में इसे पंजाब हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था। वहीं आंध्र प्रदेश में 57 अनुसूचित जातियों को उप समूह में बांटने के लिए विधानसभा में कानून बनाया गया। इसका मकसद एससी के अंदर एक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरी में 15% आरक्षण देना था। हालांकि इस प्रकार के कानून को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर 2007 में बिहार ने अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे के भीतर कोटे के लिए एससी के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन भी किया था। इस आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 10% महादलित हैं। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एससी कोटे के अंदर महादलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश भी की थी। हालांकि इसमें कामयाब नहीं होने पर बाद में उन्होंने महादलितों को घर और जमीन दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। आपको जानकारी दे दूं कि हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि राज्य में एससी की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास सिर्फ 5% नौकरियां हैं। ऐसे में कोटा के अंदर कोटा देकर इस समुदाय के सभी लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर अगस्त 2020 में तमिलनाडु सरकार ने अनुसूचित जाति कोटे के भीतर अरुंधतियार जाति को 3% कोटा दिया था। 18 जनवरी 2024 को कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तय किया कि कर्नाटक सरकार केंद्र सरकार से संविधान संशोधन की सिफारिश करेगी जिससे दलितों को इंटरनल रिजर्वेशन मिल सके। अब अंतिम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा। अगर आप सकारात्मक नजरिए से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सकारात्मक असर ये होगा कि एससी में वह जाति जिनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है, अब शायद उनके लिए सामाजिक जो एकता है, सामाजिक साम्य है, जिसे हम सोशल जस्टिस या सोशल इक्वलिटी कहते हैं, में सकारात्मक बदलाव आए। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये फैसले का पूर्ण विश्लेषण समझ आया होगा। हो सकता है इसमें कुछ बातें हमसे छूट गई हों। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पर दे सकते हैं। ऐसे ही अन्य टॉपिक के लिए जुड़े रहें डीबीएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।